Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से देखने को मिलते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस हम आज कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिस ना हो। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम अपनी जब भी कोई वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज ये क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने हमारी इस प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। Okay. From this, which of the following attributes denote great strengths of a teacher? अगर हम बात करें टीचर की, तो इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट जो है वो टीचर की ग्रेट स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। तो कौन कौन से यहाँ पर हमें एट्रीब्यूट दिए हैं देखेंगे। फर्स्ट है फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट। इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट में टीचर का फुल टाइम इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए, हर टाइम वो एक्टिव रहना चाहिए, ठीक है। या फिर सेटिक एग्जाम्पल्स वो सेट करे, बात पे जो भी कंटेंट वो डिलीवर कर रहा है उसके लिए वो एज मच एज पॉसिबल एग्जाम्पल्स सेट कर सके। विलिंगनेस टू पुट अजम्पशंस टू दी टेस्ट के लिए अजम्पशंस वो पहले से क्रिएट कर सके। एंड एक्नॉलेजिंग मिस्टेक्स को एक्नॉलेज कर सके। तो कौन सी स्ट्रेंथ यहाँ पर है ये हमें बताना है, किसकी कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो कि टीचर की स्ट्रेंथ को डिनोट करते हैं। तो कौन करता है, देखिए पहली बात आ जाती है कि फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट। अगर पूरे टाइम वो इंस्टीट्यूट को मैनेज करने में ही लगे रहेंगे तो वो क्लास मैनेज कब करेंगे, वो क्लास में टीचिंग कब करेंगे। और हमारा जो मोटिव है वो क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंडक्ट कराना है। तो इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट में उनको एक्टिव होना ठीक है, होना चाहिए, बट फुल टाइम अगर यहाँ पे जो ये फुल टाइम आ गया है, इसने इस एट्रीब्यूट को क्या कर दिया, गलत कर दिया। ये एट्रीब्यूट टीचर की स्ट्रेंथ को डिनोट नहीं करता है। नेक्स्ट है आपका सेटिंग एग्जाम्पल्स। बिल्कुल ये तो है, एग्जाम्पल्स वो बार बार सेट कर सके या फिर उसको ही एग्जाम्पल मान के, मतलब स्टूडेंट ये कहे मैं तो उन मैम की तरह बनूंगा या उन सर की तरह बनना चाहता हूँ। तो ये ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट बी सही है। दूसरा विलिंगनेस टू पुट अजम्पशन टू टेस्ट, बिल्कुल ये भी सही है और मिस्टेक्स को एक्नॉलेज करना भी सही है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ बी, सी एंड डी। निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक शिक्षक की महान शक्तियों को दर्शाता है। तो संस्थागत प्रबंधन में पूर्णकालिक सक्रिय भागीदारी। तो संस्थागत प्रबंधन कर लेने से टीचर को हम नहीं कह सकते कि उसकी ये स्ट्रेंथ है, क्योंकि वो तो हर कोई कर लेता है। हम एक्स्ट्रा स्टाफ जो एडमिन स्टाफ होता है वो यही काम करता है, बट उनको टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं होता। उदाहरण स्थापित करना बिल्कुल, मान्यताओं को परीक्षण में रखने की इच्छा रखना यस, और गलतियों को स्वीकार कर लेना गुड। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बी, सी एंड डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ चॉइस टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स प्रोवाइडेड हैं और आपसे पूछा है कि अगर हम मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस को ध्यान में रखें तो उनके कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। फर्स्ट है दे आर मोर ऑब्जेक्टिव दैन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। ये ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होते हैं। या फिर
दे आर लेस ऑब्जेक्टिव देन ऐसे टाइप क्वेश्चन, ये ऐसे टाइप क्वेश्चन से लेस ऑब्जेक्टिव होते, कम होते हैं, या फिर दे आर मोर सब्जेक्टिव देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, या फिर ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से ज़्यादा सब्जेक्टिव है, या फिर दे आर मोर सब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। देखिए अब मैं आपको यहाँ से ही स्टार्ट कर रही हूँ, स्टेटमेंट समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप अगर देखेंगे कि ये जो MCQs होते हैं इनमें आपको क्या देखने को मिलता है। अभी हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ये भी MCQs ही है ना। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मिलता है और उसके आपको 4 ऑल्टरनेटिव्स मिलते हैं, 4 मिलते हैं या 3 मिलते हैं। You have to tick on that alternative, no need to write any theory or anything extra। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पर स्टेटमेंट है कि ज़्यादा सब्जेक्टिव कब होंगे, जब आप पूरा थियोरी लिखेंगे। जब आप थियोरी लिखेंगे तब कोई चीज़ सब्जेक्टिव होगी, और MCQ में हम थियोरी नहीं लिखते हैं। वी हैव टू जस्ट टिक ऑन द करेक्ट ऑल्टरनेटिव और द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव की बात आई है, उन्होंने MCQ को सब्जेक्टिव कहा है, सब्जेक्टिव तो होते ही नहीं है, क्वेश्चन में ही मेंशन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है दे आर मोर सब्जेक्टिव देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लूँ कि मान लीजिए आप पिकनिक पर गए थे, ठीक है, या आप अपने एजुकेशनल टूर पे गए थे, आपने वहाँ क्या क्या देखा, आपने वहाँ क्या ऑब्जर्व किया, और किस तरह से आपने मतलब क्या क्या आपने देखा, क्या क्या ऑब्जर्व किया। अगर आपको मैं ये बोलूँ और आप इसको लिखें तो ये ज़्यादा सब्जेक्टिव होगा, या सिर्फ मैं आपसे बोलूँ कि आप टूर पर गए थे हाँ या ना, तो क्या ज़्यादा सब्जेक्टिव है। आप गए थे, आपने क्या किया, क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया, ये हाँ या ना में तो बस आपने हाँ या ना बोल दिया, तो इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाता है। दूसरा है दे आर लेस ऑब्जेक्टिव देन ऐसे टाइप क्वेश्चन। अब ऐसे में तो आप टोटल थियरी ही लिखते हैं, ऐसे में ऐसा थोड़ी ना होता है कि सिर्फ टिक कर रहे हो। ऐसे में अगर मैं आपसे कहूँ कि राइट द ऐसे ऑन इंडिपेंडेंस डे, तो आप क्या करेंगे, इंडिपेंडेंस डे हमारा नेशनल फेस्टिवल है, इंडिपेंडेंस डे पर फ्लैग होस्टिंग होती है, कल्चरल प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं, हम यहाँ पर अपने जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की, उनको ट्रिब्यूट पे करते हैं, इस टाइप से आप लिखते हैं। तो ये आपका क्या है, ऐसे टाइप क्वेश्चन ज़्यादा सब्जेक्टिव है। लेकिन MCQ में ऐसा नहीं होता। MCQ में आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि हम क्या करते हैं अपने फ्रीडम फाइटर्स के लिए, तो पे ट्रिब्यूट पे आपको टिक कर देना है, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा कि ये ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन से। ये इसलिए है क्योंकि ट्रू फॉल्स में देखिए हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप ट्रू लगा दीजिए या फिर आप फॉल्स लगा दीजिए। लेकिन ऑब्जेक्टिव में आप ज़्यादातर देखेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हैं ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन से। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्नों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये सच्चे झूठे प्रकार के प्रश्नों की अपेक्षा अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। वे निबंध प्रकार के प्रश्नों की तुलना में कम वस्तुनिष्ठ होते हैं। ये लघु उत्तरीय प्रश्नों की तुलना में अधिक व्यक्तिपरक होते हैं। ये सच्चे झूठे प्रकार, ये ट्रू फॉल्स की बात हो रही है, ठीक है, प्रकार के प्रश्नों की तुलना में अधिक व्यक्तिपरक होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा कि ये ट्रू फॉल्स, सही गलत होगा। यहाँ पे ना ये ज़्यादा उससे अच्छे से ट्रांसलेट हो गया है, सही गलत। तो ये सही गलत प्रकार के प्रश्नों की अपेक्षा अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। Yes, as a chairman of an independent commission on education, याद रखेंगे अगर मान लीजिए कि आप चेयरमैन हैं किसके, एक इंडिपेंडेंट कमीशन के एजुकेशन पे, तो जैकस डेलर्स रिपोर्ट टू यूनेस्को वॉज टाइटल्ड, चेयरमैन की तरह जब इंडिपेंडेंस कमीशन थी एजुकेशन पे, उस पे जो जैकस डेलर्स का रिपोर्ट था यूनेस्को के लिए, उसको क्या टाइटल दिया गया था, उसको इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन रिपोर्ट बोला था, उसको मिलेनियम रिपोर्ट डेवलपमेंट रिपोर्ट बोला था, उसको लर्निंग द ट्रेजर विद इन बोला था, या फिर वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल बोला था। तो यहाँ पर इसको क्या कहा था, याद रखेंगे करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 3 है कि लर्निंग द ट्रेजर विद इन।
क्या बोला था, जो एज अ चेयरमैन जो इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन एजुकेशन पर जो भी यूनेस्को के लिए टाइटल दिया गया था जैक्वस डेलस रिपोर्ट के द्वारा, वो क्या था, वो था लर्निंग द ट्रेजर विद इन। हिंदी में देखेंगे, शिक्षा पर एक स्वतंत्र आयोग के अध्यक्ष के रूप में जैक्स डेलर्स ने यूनेस्को को दी रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, तो क्या था, वो था आपका सीखना भीतर का खजाना, यानी वही हो गया लर्निंग विद इन दी ट्रेजर। ऑप्शन नंबर C is the correct answer for this question. So now the last question of our session is what is required for good teaching. अब अगर हम अच्छा शिक्षण कर रहे हैं, बेहतर शिक्षण कर रहे हैं, तो किसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं कि डायग्नोसिस की रिक्वायरमेंट हमको होगी, या फिर हमको रेमेडी की रिक्वायरमेंट होगी, एक डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी और फीडबैक की रिक्वायरमेंट होगी। बहुत कामली हम हर ऑप्शन को यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है डायग्नोसिस की। डायग्नोस में आप क्या करते हो कि कोई डायग्नोस्टिक सेंटर्स वगैरह होते हैं ना, हॉस्पिटल टाइप, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको क्या बीमारी है उसका पता लगाया जाता है ना। जब पता चलेगा कि आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है तो उसी का ट्रीटमेंट तो होगा। मान लीजिए आपको स्टमक में इन्फेक्शन है, ठीक है, और हमने क्या किया, आपकी बीमारी को डायग्नोस नहीं किया और आपको मेडिसिन दी जा रही है, किसकी, आपको मेडिसिन दी जा रही है ब्लड प्रेशर की। तो अब आप ये बताइए कि आपका स्टमक इन्फेक्शन सही हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो मेडिसिन देने से पहले जब डॉक्टर आपसे आपका क्या कराता है, टेस्ट कराता है, यानी कि पहले वो बीमारी का पता लगाता है कि बीमारी एक्चुअली में है कहाँ, फिर उस पर ट्रीटमेंट करता है। सेम थिंग हैपन्स विद एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो, कि अगर कोई स्टूडेंट क्लास में प्रॉपरली बिहेव नहीं कर रहा है या फिर बाकी स्टूडेंट्स की तरह नहीं है, आप अपना पूरा 100% दे रहे हैं, क्लास के काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कि बिल्कुल उस पर खरा उतर रहे हैं, बट एक स्टूडेंट ऐसा है, बाकी स्टूडेंट्स के 10 आउट ऑफ 10 आ रहे हैं, 10 आउट ऑफ 9 आ रहे हैं, 10 आउट ऑफ 8 आ रहे हैं, बट वो स्टूडेंट है उसके 10 आउट ऑफ 0 आ रहे हैं या 10 आउट ऑफ 1 आ रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या है, पहले आपको इस बात का पता लगाना होगा, यानी परेशानी कहाँ आ रही है ये डायग्नोस करना होगा। जब आप देखेंगे कि या तो क्या है, या तो उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिस वजह से वो अपनी स्टडी नहीं कर रहा है, या फिर वो खेल में बहुत ज़्यादा बिजी है और वो पढ़ना नहीं चाह रहा है, या फिर वो स्कूल नहीं आ रहा था, उसका वर्क कंप्लीट नहीं हुआ इस वजह से उसको नहीं हुआ, या फिर आप समझा रहे हो और उसका दिमाग कहीं, माइंड कहीं और हो रहा है, वो समझ ही नहीं रहा कंसेप्ट को। ये तो क्या कारण है एक्चुअली में, उस कारण का पहले आप पता लगाएंगे। मान लीजिए अगर फैमिली प्रॉब्लम से हैं तो आप फैमिली से बात करेंगे कि भैया आप अपने घर के लड़ाई झगड़े जो है वो अलग करें, बच्चे पे इसका प्रभाव पड़ रहा है, उसकी पढ़ाई पर इसका प्रभाव पड़ा, तभी तो आप जो आपको कारण पता चलेगा तभी तो आप उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो एक बेहतर टीचिंग, अगर आपको एक गुड टीचिंग करनी है तो आपको डायग्नोस करना ज़रूरी है, ठीक है। जब तक आप समस्या का पता नहीं लगाएंगे तब तक उसका निदान संभव नहीं है। तो समस्या का निदान करने के लिए पहले आपको समस्या, प्रॉब्लम को डायग्नोस करना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ सही रहेगा। बाकी और देख लेते हैं। अब आता है रेमेडी। तो अभी हमने देखा कि जब हम डायग्नोस कर रहे हैं, डायग्नोस करने के बाद हम रेमेडी भी करेंगे, यानी उपचारात्मक शिक्षण भी प्रदान करेंगे। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो पीछे बैठ रहा है सीट पर और उस वजह से उसको ब्लैक बोर्ड पर जो भी कुछ लिखाया जा रहा है वो क्लियरली विजिबल नहीं होता, तो वो अपनी नोटबुक में मेंशन नहीं कर पाता है क्लियरली, और फिर जब वो याद करता है तो जो उसने गलत लिखा है वही वो याद करता है और एज इट इज़ वो नोटबुक में लिख रहा है। तो ये चीज़ आपने ऑब्जर्व की कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है साइट में। तो साइट में प्रॉब्लम आ रही है तो अब आप इसका क्या उपचार लोगे, या आप एक रेमेडी दोगे कि ये स्टूडेंट जो है वो फ्रंट सीट पर बैठेगा। आपने उसको एक दिन फ्रंट सीट पर बिठाया और आपने ऑब्जर्व किया कि जैसा बोर्ड पर लिखा था उसने एज इट इज़ वैसा ही उतारा है। आपने टेस्ट लिया और आपने देखा कि यस, उस स्टूडेंट ने एज इट इज़ परफॉर्म किया है। तो यानी आपने क्या कर लिया, समस्या को डायग्नोस भी कर लिया और उसका उपचार भी दे दिया, उसकी रेमेडी भी दे दी। तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाती हैं। अब दूसरी आती है, एक अच्छे शिक्षण के लिए क्या डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है? तो देखिए बिल्कुल होती है। स्टूडेंट जो होते हैं, हम कह सकते हैं
वो अलग अलग डायरेक्शंस में जो है वो मूव कर रहे होते हैं। उनका मन करता है, आज वो कहेंगे, उन्होंने किसी डॉक्टर को देखा तो उन्होंने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, ठीक है। कल को उन्होंने टीचर को देखा कि टीचर्स डे की पार्टी हो रही है, अच्छा वाह टीचर्स को तो कितने मज़े आते हैं, मैं टीचर बनूंगा। कोई नहीं, स्कूल से घर जा रहे थे और जिस ऑटो में वो बैठे थे उन्होंने देखा उस ऑटो में एक पुलिसमैन बैठते हैं और वो ऑटो में बैठते हैं, बट ऑटो वाले को बिना पे किए उतर जाते हैं। आपने सोचा वाह क्या लाइफ है, ऐसे ही किसी भी ऑटो में बैठो, बिना पे किए उतर जाओ, मैं पुलिसमैन बनूंगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, उसकी जो भी इच्छाएं हैं वो बार बार जो है वो अपने एम पर फोकस नहीं कर पा रहा, उसका गोल बार बार चेंज हो रहा है। तो आपको क्या करना है, उसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना है। क्या करना है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना है कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है। उसको टीचर बनना जरूर चाहिए, उसको डॉक्टर बनना चाहिए, उसको पुलिसमैन बनना चाहिए, इसका ये डायरेक्शन आप उसको प्रोवाइड करोगे। आप उसको समझाओगे कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है। आर यू इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी, क्या तुम बायोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। या फिर आपको एजुकेशन की नॉलेज है, आप को चाइल्ड डेवलपमेंट वगैरह की नॉलेज है, या फिर जो भी हमारे टीचिंग एड्स होते हैं, इन सब जिस भी फील्ड में आपको जाना है, आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, आपको उस फील्ड में नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इस बेस पर आप उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगी। दूसरी स्टेटमेंट है हमारी फीडबैक। क्या है, फीडबैक मतलब आपने स्टूडेंट की प्रॉब्लम को डायग्नोज भी कर लिया, आपने उसकी रेमेडी भी उसको प्रोवाइड कर दी, आपने उसके गोल की तरफ उसका एक डायरेक्शन भी सेट कर दिया। अब आप उससे क्या लोगे, फीडबैक भी लोगे। आपने कुछ भी पढ़ाया, आपने पता लगाया वो यहाँ लैग कर रहा था, क्यों लैग कर रहा था, उस कारण को जान के आपने वहाँ पर रेमेडी अप्लाई की। यदि वो नहीं समझ पाया था तो उस कंटेंट को आपने उसकी रियल लाइफ से कनेक्ट करके उसको कंटेंट जो है वो समझा दिया। अब उसने उस कंटेंट समझा और उसको आपने अब एक डायरेक्शन प्रोवाइड किया कि अब तुम इसको यूज़ करो किसी भी अपने मतलब टेस्ट वगैरह में, उसने उसको टेस्ट में यूज़ किया। अब आप उससे फीडबैक मांगोगे, उसका फीडबैक लोगे। और वो फीडबैक आपको कैसे मिलेगा, जब आप उसकी नोटबुक जो भी टेस्ट कॉपी उसने किया था, जो टेस्ट उसने किया था उसको चेक करेंगे, आपको फीडबैक मिलेगा कि आपने जो जो करा या जो समझाया वो उसने गेन किया, किस हद तक किया, कहाँ तक किया, ठीक है। तो फीडबैक भी ज़रूरी होता है एक बेहतर, एक अच्छे शिक्षण के लिए। विदाउट फीडबैक एक अच्छा शिक्षण जो है वो पॉसिबल नहीं है। आपको समय समय पर स्टूडेंट्स की कमियों को डायग्नोस करते रहना कि कारण क्या है, क्यों कमियां आ रही हैं, फिर उसको आपको रेमेडी भी देनी, बच्चे को टाइम पर डायरेक्शन प्रोवाइड करना है, मोटिवेशन देना है और उनसे फीडबैक भी लेते चलना है। तो ये चारों ही स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। अगर हम बात करें गुड टीचिंग की, तो गुड टीचिंग के लिए इन चारों ही स्टेटमेंट्स की, इन चारों ही वर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, A, B, C and D। ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट फॉर दिस। हिंदी में देखेंगे, अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है, निदान, उपाय, दिशा या फीडबैक। तो अब भी जिस तरह से मैंने आपको समझाया, तो अच्छे शिक्षण के लिए ये चारों ही महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर A जो है वो करेक्ट हो जाएगा, A, B, C and D। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। क्वेश्चंस की क्वांटिटी कम थी, बट मेरा मोटिव था कि आप अच्छे से क्वेश्चंस से अवेयर हो सकें, आप समझ सकें कि आपको आंसर जो है वो किस बेस पर करना है, ठीक है। सो वीडियो पसंद आया हो तो उसको प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। बाकी अगर आपका कोई भी सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आपकी कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग एनीथिंग, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें कुछ और कराना है ये हमें ज़रूर बताएं, या फिर हम रिसर्च एप्टीट्यूड को कंटिन्यू करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे हम अपनी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।